हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड है सर्च। सर्च का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एक वर्ड होता है स्पाइक, एक वर्ड होता है हाइक। किसी चीज को बढ़ाने को बोलते हैं एम्पलीफाई करना, और क्या बोलते हैं? ऑगमेंट करना। कोई चीज ग्रो कर रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है? थ्राइव कर रही है। आप उसको ग्रो करवाने में हेल्प कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको फोस्टर कर रहे हो। वो चीज बढ़ रही है, फ्लरिश कर रही है, समृद्ध हो रही है और ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है। तो ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव टोन के वर्ड्स हैं और जिनका कहीं ना कहीं मीनिंग किस चीज से रिलेटेड है? इंक्रीज करने से या फिर ग्रो करने से। सर्च को आप नाउन की तरह भी यूज कर लेते हो, वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हो। तो अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट, बहुत तेजी से ऊपर जाना। इंक्रीज, राइज, स्पाइक। फिर एक होता है स्काई रॉकेट करना, इसका मीनिंग भी होता है बहुत तेजी से बढ़ना। फिर एक होता है स्पाइरल करना, इसका मीनिंग भी होता है बहुत तेजी से बढ़ना। एंटोनिम्स, गिरावट आना, डिक्लाइन हो गई, ड्रॉप हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्लाइन के कुछ वर्ड्स बताओ मुझे। प्लमिट कर गया, प्लंज कर गया, नोज डाइव कर गया, नोज डाइव कर गया। वेन मीन्स कम हो गया, रिडक्शन हो गया। डिमिनिश हो गई वो चीज, मीन्स कम हो गई। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? कम हो गई। अच्छा, बढ़ने का एक और वर्ड होता है सोर करना। कोई चीज सोर कर रही है, इसका मतलब भी क्या होता है? वो चीज इंक्रीज कर रही है। तो जो डिमांड में जो बढ़ोतरी आई ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, उसने पूरी की पूरी मार्केट को रीशेप कर दिया, चेंज कर दिया। अगला वर्ड अंडरपिन। अंडरपिन, आप किसी चीज के अंडर आपने पिन दे दिया, मतलब सपोर्ट लगा दिया उसके नीचे। तो अगर आप किसी चीज को अंडरपिन कर रहे हो मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। सपोर्ट करना, रीइंफोर्स मीन सपोर्ट करना, बोल्स्टर करना, स्ट्रांग बनाना। फोर्टिफाई करना, किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। स्ट्रांग का सिनोनिम बहुत बार पढ़े, जल्दी से बता दो। स्ट्रांग इज व्हाट? स्ट्रांग इज रोबस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। स्टर्डी, बहुत स्ट्रांग। एक और वर्ड होता है रेजिलियंट, स्ट्रांग। एंटोनिम्स, कमजोर हो गई है चीज, वीकेंड है, अंडरमाइंड है, वैल्यू कम हो गई है, डिस्टेबलाइज्ड है, कमजोर हो गई है। कुछ वीक के सिनोनिम्स बता दो, वीक के जल्दी से। वल्नरेबल, वेरी गुड। ससेप्टेबल, प्रोन, फीबल, फ्रेल। फ्रिजाइल होता है जो आसानी से टूट जाए, फ्रिजाइल भी कमजोर हो जाता है। ये सारे के सारे क्या है? कमजोरी के। तो प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिला किससे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस। एविडेंस मीन सबूत, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत से और रिसर्च से प्रोजेक्ट को क्या मिला? सपोर्ट मिला। अगला वर्ड बर्जियनिंग। कोई चीज बर्जियनिंग है मतलब बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। V1 प्लस ING है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, V1 प्लस ING को नाउन की तरह भी यूज कर लेते हो। तो बर्जियनिंग मीन्स बहुत तेजी से बढ़ना, ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग रैपिडली। कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोलिफरेट करना। तो कोई चीज अगर प्रोलिफरेट कर रही होती है, इसका मीनिंग भी क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे वायरस बहुत प्रोलिफरेट करता है, वायरस फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? प्रोलिफरेट करना, वर्ब है। तो एक्सपैंड करना, फ्लरिश करना, थ्राइव करना, अभी अभी पढ़े ये वर्ड्स। बढ़ना बहुत तेजी से। एंटोनिम्स, कम हो रही है वो चीज, डिक्लाइन हो रही है, वेन, रिड्यूस हो रही है, विथर, मुरझा रही है, कमजोर पड़ती जा रही है। तो जो बढ़ती हुई टेक इंडस्ट्री है, इसकी वजह से क्या हो गया? बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही है। बर्जियोनिंग यहाँ कैसे यूज हुआ है? एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है। अंडरमाइन कर दिया, कमजोर कर दिया उसको, वीक कर दिया, डैमेज कर दिया किसी चीज को धीरे धीरे या कोवर्टली। कोवर्टली वर्ड का मीनिंग याद है? ओवर्ट का मीनिंग होता है ओपन, और कोवर्ट शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज कैसी है? छुपी हुई है, हिडन है।
तो कोई चीज़ छुपे हुई है और आप उसको छुप छुप के कमज़ोर बनाते जा रहे हो, वीक कर रहे हो, सैबोटेज तबाह कर रहे हो, डिमिनिश उसकी इंपॉर्टेंस कम कर रहे हो, उसको बर्बाद कर रहे हो। एंटोनिम स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, बोल्स्टर कर रहे हो। तो उसके जो एक्शंस हैं उसने क्या किया, उसके लीडरशिप की अथॉरिटी को, उसकी पावर को कमज़ोर बना दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। ट्वीक करना, यार अभी ना तुम्हारा जो डेटा है ना वो हमारी चीज़ों से मैच नहीं कर रहा, तुम अपने डेटा को थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो क्या? ट्वीक मीन्स छोटे मोटे चेंजेस करना, उसको क्या बोलते हैं, ट्वीक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। टू मेक स्मॉल चेंजेस और एडजस्टमेंट्स टू समथिंग, किसी चीज़ में छोटे छोटे से चेंजेस करना, एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स चेंज करना। अभी जो ऑल्टर है ना एक रूट वर्ड भी होता है, इस ऑल्टर रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, चेंज। तो इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, हाथापाई नहीं हो रही, मुंह से लड़ाई हो रही है, बोल बोल के बहुत खराब खराब बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। अ वर्बल, हीटेड, गर्मा गर्मी वाली लड़ाई, लेकिन कैसे है, सिर्फ वर्बल है, बोलने से हो रही है। फिर एक और वर्ड होता है, ऑल्टर से ही बना होता है, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट किस इंसान को बोलते हैं, वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए डिवोट कर दिया, दूसरे लोगों के लिए उसने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी का मकसद है दूसरों को अच्छा कराना, वो लोग होते हैं अल्ट्रुइस्ट। वो लोग क्या होते हैं, फिलैंथ्रोपिक होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, बेनिवॉलेंट होते हैं, मतलब दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं, काइंड होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स दूसरा, ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑप्शन क्या है। एंटोनिम्स, आप उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो, स्टेबलाइज कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, वो चीज़ उसी लेवल पे चल रही है, तो उसको अपनी प्रेजेंटेशन को ट्विक करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, जिससे कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी बन जाए, और भी ज़्यादा एंगेजिंग बन जाए। अगला वर्ड है फ्रिल्स। फ्रिल्स आप लोगों की ड्रेसेस में होते हैं, या मेरी ड्रेस में ना ये फ्रिल्स ऐड कर देना। फ्रिल्स होते हैं ऐसे ऐसे, जैसे ये तो ड्रेस थी, इसके नीचे कुछ कुछ ऐसे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लेस जैसी सी लग रही है, फ्रिल्स हैं। एडिशनल चीज़ें जो होती हैं उनको फ्रिल्स बोलते हैं। नाउन, एक्स्ट्रा और अननेसेसरी फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें सिर्फ सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एक्स्ट्रास, एम्बेलिशमेंट्स, अडॉर्नमेंट, सुंदर बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ से दोनों वर्ड आए, अडॉर्न और एम्बेलिश करना, ये दोनों क्या है, वर्ब फॉर्म्स हैं। दोनों शब्दों का मतलब क्या है, किसी चीज़ को सुंदर बनाना, किसी चीज़ को क्या करना, डेकोरेट करना। तो आप उसको क्या कर रहे हो, एडॉर्न कर रहे हो या एम्बेलिश कर रहे हो। एंटोनिम जो ज़रूरी चीज़ें अभी नेसेसिटीज़ हैं, एसेंशियल्स हैं, तो जो होटल था वो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा था, जैसे कि स्पा ट्रीटमेंट दे रहा था, लग्जरी बेड दे रहा था, तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी। एफ्लुएंट और एक वर्ड होता है ओप्यूलेंट, दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, धनी, रिच इंसान को क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं, ओप्यूलेंट बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक तो होता है ये वाला एफ्लुएंट, और ये एक होता है ये वाला एफ्लुएंट। ए और ई का फर्क है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये जो एफ्लुएंट होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अमीर, रिच। ये जो एफ्लुएंट होता है ये नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो वेस्ट होता है ना, लिक्विड वेस्ट जो होता है इंडस्ट्रीज के में से, जो गंदा पानी, गंदा केमिकल्स वगैरह निकल रहे होते हैं, उसको ये वाला एफ्लुएंट बोलते हैं। दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, पार्ट ऑफ स्पीच भी बिल्कुल अलग है। तो एफ्लुएंट, ऑप्यूलेंट का मीनिंग क्या हो गया, रिच, जिसके पास बहुत पैसा हो, वेल्दी हो, रिच हो, प्रॉस्पेरस हो, बहुत पैसा हो। एंटोनिम्स, गरीब है, डेस्टिट्यूट है, इम्पोवरिश्ड है। एक और वर्ड होता है इंडिजेंट है। इंडिजेंट का मतलब भी क्या होता है, बहुत गरीब है, बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी को जी रहा है, हैंड टू माउथ जी रहा है। एक इडियम होता है हैंड टू माउथ जीना। हैंड टू माउथ जीने का मतलब क्या होता है, कि बस उतना ही कमा पा रहा है जितनी से उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा सेविंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत बहुत गरीबी में जी रहा है। एक और इडियम होता है, उसके लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट, अब उस गरीब लोगों के लिए क्या होता है, मुश्किल होता है, टू मेक बोथ हैंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब क्या है, कि अपने खर्चों को पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेक बोथ हैंड्स मीट मीन्स जो आपकी ज़रूरतें हैं आप उनको पूरा कर पाओ।
तो जो अमीर नेबरहुड था वो जाना जाता है कि उसमें इतने लग्जूरियस, इतने बढ़िया बढ़िया घर हैं और बहुत ही हाई एंड शॉपिंग है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे। प्रीमियमाइजेशन, लास्ट में ION लग गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। प्रीमियम सभी को पता है, कोई चीज़ प्रीमियम होती है मीन्स हाई क्वालिटी, हाई एंड होती है, लग्जरी वाली होती है, कंफर्ट वाली होती है। तो प्रीमियमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, बहुत लग्जरी वाले प्रोडक्ट्स देना बहुत महंगे प्राइस पे। अपस्केलिंग, लग्जरी ऑफरिंग, हाई एंड मार्केटिंग में वही बढ़िया से बढ़िया चीज़ें देना। एंटोनिम्स, डाउन स्केल कर देना, इकोनॉमी सस्ती चीज़ें देना, लो एंड प्राइसिंग, चीज़ें सस्ते में देना। तो कंपनी का जो फोकस है प्रीमियमाइजेशन पे, कंपनी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स दे रही है, महंगी महंगी चीज़ों दे रही है, इसकी वजह से जो वेल्थियर क्लाइंटेल है, जो अमीर लोग हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं। हजार्डस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। हजार्डस मीन्स खतरनाक, जो हेल्थ के लिए खतरनाक हो। डेंजरस है, रिस्की है, स्पेशली टू हेल्थ और सेफ्टी। कुछ वर्ड्स होते हैं, एक होता है डेट्रीमेंटल, एक वर्ड होता है फेटल, एक वर्ड होता है पेरिलस। इन सारे शब्दों का मतलब भी क्या होता है, डेंजरस है कोई चीज़, नुकसानदायक है। फैटल वर्ड का तो मीनिंग होता है जानलेवा है। फैटेलिटीज हो जाती है, मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ मतलब लोगों की जान चली गई। कैजुअलिटीज भी बोलते हैं इसको, जान ही चली गई। तो डेंजरस है, रिस्की है, अनसेफ है। एंटोनिम्स क्या हो गए, सेफ है, हार्मलेस से कोई नुकसान नहीं है। तो जो खतरनाक वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ से बहुत बार एक ग्रामर का क्वेश्चन आता है, इस डिस्पोज के साथ ना OFF ऑफ लिख देते हैं और आपसे पूछते हैं बताओ इसमें एरर बताओ। तो हमेशा याद रखो, डिस्पोज्ड OFF ऑफ नहीं होता, सिंगल ऑफ ही होता है। डिस्पोज्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है कि भाई उसे छुटकारा पाओ। छुटकारा पाने की एक और फ्रेजल वर्ब होती है डू अवे विद। डू अवे विद का मीनिंग क्या होता है, छुटकारा पाना उस चीज से। गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना इज व्हाट, डू अवे विद। स्क्रूटनी, जांच, लास्ट में INY लग रहा है, नाउन हो गया। किसी चीज की जांच को क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी। इंस्पेक्शन, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन। कुछ वर्ड्स पढ़े थे, याद करो। असेसमेंट, असेसमेंट भी क्या होता है, किसी चीज की जांच, इवैल्यूएशन। इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है, उस चीज को असेस करना। और क्या कह सकते हैं, गॉज करना, रेकन करना, कैलकुलेट करना, इवैल्यूएट करना। असेस, ASSESS। एंटोनिम्स आपने इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, और आपने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, ब्रश ऑफ कर दिया। ये वर्ब है, ये नाउन फॉर्म के एंटोनिम्स में, इसके वर्ब फॉर्म, ब्रश ऑफ कर दिया। 2 इडियम्स पढ़ी थी, याद है इग्नोर करने की, टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ ब्लाइंड आई। दोनों का मतलब क्या, इग्नोर कर दिया। टर्न अ डेफ ईयर और दूसरा कौन सा था, टर्न अ ब्लाइंड आई। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नज़दीकी से जांच की जा रही है, किसके द्वारा, ऑडिटर्स के द्वारा। समझ आई वोकैबुलरी सभी को। चलिए अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का मतलब क्या, अचानक से आपको कोई मिल गया, आपको अचानक से कोई मिल गया। एक इसका रन इनटू भी होता है, यू रन इनटू समवन, कि आपने सोचा नहीं था वो आपको मिलेगा, अचानक से मिल गया। टू फाइंड समथिंग और समवन बाय चांस। आई सडनली रैन अक्रॉस माई एक्स, मुझे मेरा एक्स अचानक से दिख गया, या मुझे मेरी एक्स अचानक से दिख गई। स्पीक अप, वाई डोंट यू स्पीक अप, अपने ओपिनियन साफ साफ सब लोगों के सामने क्यों नहीं रखते हो। स्पीक अप, टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन क्लियरली और लाउडली, अपने ओपिनियन सबके सामने क्लियरली रखना। स्टिक विद, उसी चीज के साथ बने रहना, चेंज ना करना। टू कॉन्टिन्यू डूइंग समथिंग और स्टेइंग विद समथिंग, आप उसी चीज पे बने हुए, उसको बदल ही नहीं रहे। टर्न आउट, फाइनल रिजल्ट क्या निकला, फाइनली इट टर्न आउट टू बी अ ह्यूज गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ अस। तो एंड अप बिंग, एक होता है फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस हुए, कितने लोग टर्न आउट हुए, मतलब कितने लोग इलेक्शन में वोट देने आए। टर्न आउट मीन्स कितने लोगों ने अटेंड किया इलेक्शन प्रोसेस, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन प्रोसेस में, टर्न आउट। आपने एक फंक्शन रखा, कितने लोग टर्न आउट हुए, 100 लोग उसमें है, फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल टर्न आउट इन दैट इवेंट। टर्न आउट मीन्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अटेंड किया। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओवर वंस हेड, किसी के सर से ऊपर से चीज जा रही है।
आपके सर के ऊपर से जा रही है। ओवर वंस हेड मीन्स समथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक और इसका इडियम होता है, इट्स ऑल गीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। हिंदी में बोलते हैं सब मेरे लिए फारसी है, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इट्स ऑल ग्रीक टू मी मीन्स बहुत मुश्किल है समझना, भाई नहीं समझ आ रही। यूज योर हेड, भगवान ने सर दिया उसको इस्तेमाल कर लो भाई, मतलब कॉमन सेंस लगाओ यार, लॉजिकली सोचो। मैं तुमको ऐसे नहीं कह रही कि तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इनोवेटिव सोचने को नहीं कह रही, बिल्कुल डिफरेंट सोचने को नहीं कह रही, जितना नॉर्मल इंसान सोच सकता है उतना तो सोच लो, एटलीस्ट यूज योर हेड। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, आंख की एक झपकते ही, और एक और होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। दोनों का मतलब क्या होता है, तुरंत, उसी क्षण में, वेरी क्विकली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई या फिर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, दोनों का मतलब होता है तुरंत की तुरंत, इमीडिएटली। टर्न अ ब्लाइंड आई अभी अभी पढ़ा, टर्न अ डेफ ईयर, क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया उस चीज को, टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली। म्यूजिक टू वंस ईयर, कोई चीज आपके लिए म्यूजिक है मतलब बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत मजा आ रहा है। म्यूजिक का एक और इडियम होता है फेस द म्यूजिक, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक फेस करना पड़ेगा मतलब भाई इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। फेस द रेपरकशंस, रेपरकशंस का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के नेगेटिव इम्पैक्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? बहुत अच्छी थी आज की वोकैबुलरी, बहुत सारे वर्ड्स हमने करे। जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स बताती हूँ उनको नोट डाउन जरूर करते हुए चलना, क्योंकि बेटा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, 12 से ऊपर साल हो चुके हैं। जो जो वर्ड्स एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ना, वो मेरे माइंड में ऐसे फिट बैठे हुए हैं कि जैसे कोई वर्ड आता है मुझे बाकी सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली याद आ जाते हैं कि ये सारे वर्ड्स हैं, तो इनको नोट जरूर करना। चलिए रीडिंग के आर्टिकल पे आते हैं। इंडिया के जो टी एक्सपोर्ट्स हैं ये क्या उठा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो चीज़ लंबी टाइम तक चलेगी भी या नहीं चलेगी, तो इस चीज़ को लेकर चिंताएं उठ रही हैं एट होम मीन्स हमारे घर पे, मतलब इंडिया में। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो रिक्वेस्ट करूंगी सभी को लाइक कर दो सेशन को तुरंत की तुरंत, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है। दूसरी चीज़, आज रिकॉर्डेड बैच मिलने की लास्ट डे है, इसके बाद आपको रिकॉर्डेड बैच नहीं मिलेगा। तो जितने भी बच्चों को सारे परफेक्शन बैचेस चाहिए वो आज के आज ले लेना। अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे। टुडे इज द लास्ट डे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, यस ऑफिसर ऐप पे जाओगे, परफेक्शन रिकॉर्डेड बैच ले लोगे। चलो अब आ जाते हैं रीडिंग पे। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इंडिया जो है दुनिया की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स में से एक है। तो हम जो है एग्रीकल्चर के सामानों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं। जो इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है $53.1 बिलियन। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू है $53.1। कब थी, 2022-23 में थी, जो कि बढ़ गई है। पहले कितनी थी, $8.7 बिलियन थी 2004 और 5 में। आज 6 फोल्ड इंक्रीज, 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है इन लेस देन 2 डेकेड्स। 20 साल से कम में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, जितना सामान हम एग्रीकल्चर का बाहर भेज रहे हैं। फॉर एन इकोनॉमिकली डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, बढ़ रही है, जैसे कि इंडिया है, ऐसी एक कंट्री के लिए एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। कैसे, जब एक्सपोर्ट होते हैं तो हम रेवेन्यू कमाते हैं, पैसा आता है कंट्री के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज आता है, बाहर की कंट्रीज को जब हम भेजते हैं तो डॉलर्स में हमको पैसा देती हैं या अपनी करेंसी में हमको पैसा देती हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है, और ट्रांजैक्शनल ऑप्शंस, और हमारे पास पैसे के लेन देन के ऑप्शंस भी आते हैं। बट लेकिन जो रैपिड सर्ज है, सर्ज मीन्स इंक्रीज,
रैपिड मीन्स फास्ट, लेकिन जो इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है एक्सपोर्ट्स में, ये पोज करता है, पोज मीन्स सामने रखता है मल्टीपल चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये सामने रखता है। किस चीज़ को लेके? टू दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन चलता भी रहेगा या नहीं, प्रोसेसिंग होगी या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है जिस तरीके से बांटा जा रहा है उन रिस्पेक्टिव कमोडिटीज में जिन जिन आइटम्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनकी बात हो रही है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में, इस पूरे के पूरे टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है टू आंसर 2 क्वेश्चंस, कि हम 2 सवालों का जवाब दें रिगार्डिंग द, किस चीज़ को रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी को लेके, कि वो चीज़ लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, ऑफ एन एग्रीकल्चर कमोडिटी सिस्टम, एग्रीकल्चर का जो सामान है उस चीज़ को लेके। फर्स्ट, पहला सवाल हमारा ये है, व्हेन कैन एन एग्रीकल्चर कमोडिटी, कब एक हम एग्रीकल्चर के सामान को कंसिडर कर सकते हैं, मान सकते हैं ट्रूली, वास्तव में वो सस्टेनेबल है, वास्तव में वो चलता रहेगा। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सच अ कमोडिटी, हम सस्टेनेबिलिटी की बात ये नहीं कर रहे हैं कि उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, कि वो हमें फ़ायदा देगा या नहीं देगा, विच इज़ ड्रिवन बाय प्रोडक्टिविटी, जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी से, कितना प्रोड्यूस हो रहा है। इकोलॉजिकल, एनवायरनमेंट को लेके, और सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी को लेके जो फैक्टर्स हैं, जो कारण हैं, एडेड बाय, एडेड मीन्स हेल्प, जो किससे हेल्प होते हैं, बाय गुड गवर्नेंस, अगर सरकार गवर्नेंस अच्छी होती है तो इन सब से क्या होता है, बिल्ड करने में मदद होती है एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम, एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जिसमें सामान प्रोड्यूस होता रहे, लॉन्ग टर्म में प्रोड्यूस होता रहे, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो जो सस्टेनेबिलिटी होती है एक एग्रीकल्चर सिस्टम की, वो 3 पिलर्स पे डिपेंडेंट होती है, 3 चीज़ों पे उसका मेन डिपेंडेंस होता है। पहला है इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड। दूसरा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इकोनॉमी से रिलेटेड। तीसरा है सोशल एस्पेक्ट्स, लोगों से रिलेटेड। अंडरपिन्ड बाय, जो और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, रोबस्ट पॉलिसी, अगर सरकार की पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग हो तो ये चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं, अंडरलाइंग ऑल ऑफ देम, इन सबके बेस क्या है, रोबस्ट पॉलिसीज। तो पूरे पैराग्राफ की समरी क्या है कि भाई अच्छा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, कंट्री का फायदा होता है, कंट्री में पैसा आता है, चीज़ें होती हैं, बट बात यह है कि जिस चीज़ का एक्सपोर्ट हो रहा है क्या वो चीज़ सस्टेनेबल है। कोई एग्रीकल्चर का सामान हम बाहर भेज रहे हैं तो 3 चीज़ें जो हमें ध्यान में देखने की, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और पॉलिसीज़ कैसी हैं। ये चारों चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो सस्टेनेबिलिटी अच्छी होती है। दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? चलो अब थोड़ी सी ग्रामर देखेंगे, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना। बिलियन क्यों लिखा हुआ है? डेवलपिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। इंक्रीजिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। पोजेस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। ये बता दो एक्टिव है पैसिव है। हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चलो और यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग कर लेंगे। नाउन इंडिया इज वर्ब 1 आपका प्रोनाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, वर्ल्ड नाउन, लार्जेस्ट एडजेक्टिव, एग्रीकल्चर एडजेक्टिव, प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स नाउन, द आर्टिकल, इंडियन एडजेक्टिव, एग्रीकल्चर एडजेक्टिव, एक्सपोर्ट नाउन, इज वर्ब, वैल्यूड वर्ब, एट प्रेपोजिशन, $53.1 बिलियन, नंबर यूनिट नाउन। ये नंबर हो गया, ये यूनिट हो गई, नंबर और यूनिट दोनों ही नाउन्स हैं यहाँ पे, या नंबर को एडजेक्टिव भी मान सकते हो, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। इन preposition, ईयर नाउन, अप preposition, फ्रॉम preposition, 8.7 नंबर है एडजेक्टिव, बिलियन नाउन, इन preposition ये ईयर है नाउन, आर्टिकल 6 फोल्ड एडजेक्टिव, इंक्रीज नाउन, इन preposition, लेस देन 2 डेकेड्स, डेकेड्स नाउन, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा एडजेक्टिव। देन आपका preposition होता है कितने, 2 से कम, लेस देन व्हाट, लेस देन 2, तो लेस यहाँ पे एडजेक्टिव ही है।
डेवलपिंग इकोनॉमी नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव है, डेवलपिंग एडजेक्टिव है। V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इंक्रीजिंग वर्ब ही है, V1 प्लस ING एडजेक्टिव नहीं है, प्रेपोजिशन के आगे V1 प्लस ING लगा हुआ है, तो ये वर्ब है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हो। तो डेवलपिंग एडजेक्टिव था लेकिन इंक्रीजिंग एडजेक्टिव नहीं था। एक्शन की बात हो रही है, रेवेन्यू को बढ़ा के एक्शन की बात हो रही है, ये वर्ब था। कौन सी इकोनॉमी? बढ़ती हुई इकोनॉमी, नाउन के बारे में बता रहा था इसलिए ये एडजेक्टिव था। पोजेस का सब्जेक्ट है सर्च, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसका सब्जेक्ट है सस्टेनेबिलिटी, ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, पैसिव वॉइस था सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हेल्प का सब्जेक्ट था फैक्टर्स, ये V3 से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मैनी ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे ऑथर क्या कह रहे हैं। सेकंड, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है, शुड सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशंस की वो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी लंबे टाइम तक, क्या वो सिर्फ प्रोडक्शन में है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लाइफ साइकिल होती है किसी भी कमोडिटी की, किसी भी सामान का जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल होता है, वो उसको बोने से पहले फार्म पर प्रोड्यूस करना, फिर उसको हार्वेस्ट करना, उसकी कटाई करना, तो सस्टेनेबिलिटी सारी स्टेज पे लगती है, हर स्टेज पे लगती है। चाय और चीनी दो जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट का मीनिंग वैसे क्या होता है? फेमस। यहाँ पे क्या मतलब है? मेन। तो जो मेन कमोडिटीज़ है, मेन सामान है इंडिया में, विद अ लार्ज डोमेस्टिक, ये कंट्री के अंदर भी बहुत कंज्यूम होती हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंजम्पशन बेस है, एक्सपोर्ट भी बहुत सारी होती है चाय और शुगर। ये ऑफर करते हैं गुड एग्जाम्पल्स या अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं टू इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम्स हियर इन मीन्स यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उनका एग्जाम्पल देने के लिए, इलस्ट्रेट मीन्स एग्जाम्पल देना। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर, इंडिया दुनिया का चौथा लार्जेस्ट टी को एक्सपोर्ट करता है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया जो है 10% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 10% ग्लोबल टी का एक्सपोर्ट हम ही करते हैं। 3 मेजर चैलेंजेस इन द टी इंडस्ट्री, 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंट्रैक्शंस, कि इंसान और जानवर कैसे उन एरियाज में जहाँ टी उगती है वहाँ पे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब इंसान का जानवर के साथ आमना सामना होता रहता है। दूसरा है बर्जियोनिंग, बर्जियोनिंग मीन्स बढ़ता हुआ। टी इंडस्ट्री में केमिकल्स बहुत यूज होने लग गए हैं, केमिकल यूज बढ़ता जा रहा है। और तीसरा है लेबर कंसर्न्स, लेबर को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एन एस्टिमेटेड लगभग 70% ऑफ टी प्लांटेशन, 70% टी प्लांटेशंस का आर सिचुएटेड एट द पेरिफेरी, पेरिफेरी का मीनिंग क्या होता है? बाउंड्री। तो फॉरेस्ट की बाउंड्री पे है और होस्ट, और एक घर है किसका? द माइग्रेटरी रूट्स, आने जाने वाले रास्तों का, जो एलिफेंट्स को चाहिए होता है मूव करने के लिए। तो एलिफेंट्स को जो रास्ते चाहिए होते हैं वहीं पे टी प्लांटेशंस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? रिजल्टिंग इन फ्रिक्वेंट इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है एलिफेंट्स के साथ, उनको एलिफेंट्स के साथ उनका टकराना होता है। और ह्यूमन प्रॉपर्टी का भी, एलिफेंट्स के एरिया में ह्यूमन प्रॉपर्टी होती है, वहाँ लोग रह रहे होते हैं और इसकी वजह से डैमेज होता है। लाइकवाइज दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 85% ऑफ टोटल पेस्टिसाइड यूज, नहीं यूज्ड आएगा, नहीं यूज भी सही है, यूज को नाउन की तरह यूज किया है।
तो जो टी प्लांटेशंस में 85% पेस्टिसाइड का यूज है वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, पेस्टिसाइड्स मीन्स पेस्ट्स को, जो कीड़े मकोड़े, जो मच्छर वगैरह होता है उनको मारने के लिए जो चाहिए होता है उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। पूरे पैराग्राफ की समरी आती है कि इंडिया बहुत सारा टी एक्सपोर्ट करता है, इंडिया बहुत सारा टी कंज्यूम करता है, तो टी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। शुगर भी है। टी में 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, जानवरों के साथ जो हमारा टकराव होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांटेशंस फॉरेस्ट में हैं, फॉरेस्ट की बाउंड्रीज पे हैं। दूसरा, केमिकल का यूज़, और तीसरा, लेबर का यूज़। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको ऑथर ने एलैबोरेट किया है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? दिस डिग्री ऑफ रिलायंस, रिलायंस मीन्स डिपेंडेंस, डिग्री मीन्स हद, एक्सटेंट। इतना ज़्यादा जो हम डिपेंडेंट है पेस्टिसाइड्स पे, इससे क्या होता है, केमिकल रेसिड्यू बढ़ जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। तो चाय की पत्तियाँ होती है उनमें बहुत सारा केमिकल रेसिड्यू मीन्स रिमेन्स, तो केमिकल मिलता है हमें। रिसर्चर्स हैव ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, रिसर्चर्स ने बताया है, एंड इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ, कि देखने को मिला है DDT, एंडोसल्फान 35EC, डाइकोफोल 18, भी सारे केमिकल्स के नाम है। ये सारे के सारे केमिकल्स देखने को मिले हैं चाय के अंदर। एक्सपोजर टू दीज सब्सटेंसेस, ये सारे सब्सटेंसेस जब हम कंज्यूम करते हैं, पीते हैं चाय में, तो इससे रिस्क बढ़ जाता है। कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर का रिस्क, डायबिटीज का रिस्क, इम्पेयर्ड न्यूरो डेवलपमेंट, कि बच्चों का दिमाग, न्यूरो डेवलपमेंट मीन्स नर्व्स जिस तरीके से दिमाग से कनेक्टेड है वो सब में वो इम्पेयर हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता बच्चों में। एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी, और हमारे अंदर केमिकल्स बढ़ जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम है लेबर की। लेबर राइट्स और जो वर्किंग कंडीशंस हैं टी एस्टेट्स, मतलब टी के जो प्लांटेशंस हैं वहाँ पे जो लेबर काम करती है उसको भी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, उसके बारे में भी, उसकी भी वैल्यू नहीं गिरा सकते, मतलब उसको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। मोर देन हाफ ऑफ टी प्लांटेशन वर्कर्स, आधे से ज़्यादा जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो विमेन है, और उनको उतना पेमेंट नहीं दिया जाता। दे आर ऑफन अंडर पेड, उनको बहुत कम पेमेंट दिया जाता है। जो वर्किंग कंडीशंस है, जो काम करने की कंडीशंस है, आर ऑल्सो हजार्डस, हजार्डस मीन्स डेंजरस, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड वर्कर्स ऑफन, लैक ऑफ वर्कर्स के पास ज़्यादातर प्रोटेक्टिव गियर, गियर का मतलब क्या, सामान वामान पहनने का, तो प्रोटेक्शन के लिए उनके पास कोई गियर ही नहीं होता, कोई सामान ही नहीं होता जिसको पहन सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिस्पाइट रेगुलेशंस, रूल्स बनाए गए किसके अंदर, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के अंदर, जिसको अमेंड किया गया, अमेंड मीन्स चेंज किया गया 2010 में, जिससे कि वर्कर सेफ्टी और अच्छी हो जाए। उसके बावजूद भी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको कभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाता है। देयर इज अ क्रिटिकल नीड, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? फॉर बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, हम बहुत अच्छे से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेके आए हैं अंदर भी और चारों ओर भी टी एस्टेट्स के इंडिया में। स्ट्रिक्टर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, बहुत ज़्यादा हार्शली मॉनिटर मीन्स चेक करें, इवेलुएट करें, जांच करें ऑफ द मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स, कि कितना केमिकल रह जाता है चाय में पेस्टिसाइड्स से। एंड बेटर एनफोर्समेंट, और बहुत अच्छे से लागू किया जाए जो एग्जिस्टिंग लेबर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो पूरे पैराग्राफ में 3 ही प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, पूरे पैसेज में 3 प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लेबर को बहुत अंडर पेड किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं दिया जाता, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर केमिकल्स की एक प्रॉब्लम है, केमिकल्स बहुत सारे यूज़ होते हैं, चाय में केमिकल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को। और तीसरी प्रॉब्लम बताई गई थी किस चीज़ की? ह्यूमन एनिमल इंट्रैक्शन की। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं चाय के प्लांटेशंस में जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, ऐसा ऑथर ने बोला। समझ आया पैसेज सभी को? एवरीवन, टोन कैसी थी? इंफॉर्मेटिव थी, एनालिटिकल थी? एनालिटिकल मीन्स एनालाइज किया ऑथर ने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और इन्फॉर्मेशन दी। क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सोशल इशू कौन सा है? सोशल इशू का मतलब होता है लोगों से रिलेटेड इशू, लोगों से, सोसाइटी से रिलेटेड इशू कौन सा है?
पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड लेबर राइट वायलेशंस, लेबर के राइट्स, उनके हक उनको नहीं दिए जा रहे और वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड यूज करने का क्या रिजल्ट होता है? केमिकल रेसिड्यू बच जाता है फाइनल प्रोडक्ट, केमिकल्स बच जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत ज़रूरी क्या है, अगर हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए और केमिकल के रेसिड्यूज ना बचे, इस चीज़ को चेक किया जाए। आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन इन आरसी, क्या क्या स्कोर्स रहे? चलिए अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ना और सिर्फ मेन आइडिया समझना कि ऑथर कह क्या रहा है। तो मेन आइडिया समझने को क्या बोलते हैं, स्किमिंग करना। विस्तारा एक एयरलाइन सर्विस का नाम है, तो कंपनी है, उसने पॉपुलराइज कर दिया है, बहुत सबको पॉपुलराइज में सब तक पहुंचा दिया प्रीमियम एयर ट्रैवल, कि अच्छे लेवल का एयर ट्रैवल। और जो एयरलाइन के जो दुश्मन है, राइवल्स मीन्स कॉम्पिटिटर्स हैं, अब वो भी इस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हैं। एम्ब्रेस मीन्स अपना रहे हैं। प्रीमियम एयर ट्रैवल मीन्स लग्जरी देना, कंफर्ट देना, हाई एंड सर्विसेज देना। चलो देखते हैं, स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। अब स्किमिंग करनी है, रीडिंग नहीं करनी। हाँ जी, व्हाट इज द मेन आइडिया? द ऑबरगिन, ऑबरगिन इज अ पर्पल जैसा सा कलर होता है। तो पर्पल कलर की जो एयरलाइन है विस्तारा, इसने अपनी खुद की फ्लाइट उड़ाई थी लास्ट टाइम मंडे को, नवंबर 12 को, यूके कोड की। अब इसके बाद अब वो एयर इंडिया के एआई कोड के अंदर फ्लाई करेगी। दोनों एयरलाइंस का मर्जर हो गया है 3rd एनिवर्सरी से पहले ऑफ द अर्स्टवाइल नेशनल कैरियर्स परचेज। आप लोगों को याद होगा, इसके ऊपर हमने एडिटोरियल भी पढ़ा था कि एयर इंडिया को किसने खरीदा, टाटा सन्स ने खरीदा था। अब एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो गया है, क्या बात है। हालांकि जो एयरलाइन है, जो प्रीमियम ट्रैवल इंडियन स्काईज में ले आई थी, ये प्रॉफिट नहीं कमा पाई अपने 9 साल में, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा इसने ट्रैवल एक्सपीरियंस किया दिया उस दुनिया में जो पैंडेमिक के बाद रिकवर कर रही थी। कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे इंडिगो भी आया था, इंडिगो ने भी अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा सा चेंज किया था। अब जो विस्तारा ने जो प्रीमियम ट्रैवल दिया, ये एक्सेसिबल किया, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास इसने लेके आई। इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के बीच की क्लास थी प्रीमियम इकोनॉमी, कॉस्ट और लग्जरी के बीच की। एक ऐसा मार्केट में जो मार्केट लो कॉस्ट कैरियर से था, सस्ती फ्लाइट्स देता था। इसने प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स दी, इसके अलावा 8 बिजनेस सीट्स भी दिया, 126 इकोनॉमी क्लास सीट्स भी दी अपने एयरक्राफ्ट में। मेन आइडिया वही था कि भाई एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो चुका है, और एयर इंडिया को अभी लिया था टाटा सन्स ने। विस्तारा प्रीमियम क्लास वो को इंट्रोड्यूस किया था, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास लेके आई थी विस्तारा, और प्रीमियम फ्लाइंग एक्सपीरियंस दिया था लोगों को। तो ये सारी बातें हो रही हैं इस पैसेज में। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्किमिंग करेंगे, मेन आइडिया बताएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, इतना बढ़िया उसने एक्सपीरियंस दिया ना विस्तारा ने, अच्छा लेग रूम दिया, लेग रूम मीन्स आप आराम से अपने पैर फैला सकते हो, बहुत ही बढ़िया खाने पीने का एक्सपीरियंस दिया। विमेन ट्रैवलर्स के लिए एस्कॉर्ट सर्विस भी दी कि वो आराम से उनको कोई लेके जाएगा लास्ट एंड तक। प्रायोरिटी चेक इन दिया, पहले से चेक इन कर सकते हो। बोर्डिंग और बैगेज हैंडलिंग के लिए उन्होंने स्टाफ दिया, बहुत कुछ दिया विस्तारा ने लोगों को। एयरलाइन पे म्यूजिक भी था, म्यूजिक ट्रैक्स थे, यहाँ सर्विसेज इन सिंगर्स के म्यूजिक ट्रैक्स थे, लाइटिंग बड़ी अच्छी थी, कस्टमर को एक अच्छा फील करवाया इन्होंने। सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशंस भी करते थे अपनी फ्लाइट पे।
तो ये सारी की सारी चीज़ें इसका मेन हिस्सा थी विस्तारा का। तो इसने ब्रोक थ्रू द क्लटर मीन्स बाकी सब जो कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग हटके किया अपने कस्टमर्स के लिए, तो बहुत सारे लोगों के लिए विस्तारा फेवरेट हो गई थी। फिर 2015 से 24 के बीच में एयरलाइन का जो रेवेन्यू था वो 69 करोड़ से इतना बढ़ गया, इतना तेज विस्तारा ग्रो किया। लेकिन जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ा, जैसे जैसे उसके एयरप्लेन्स का नंबर बढ़ा, फिर उसके बाद टैक्स लॉसेज होने लग गए। उसके जो लॉसेस थे टैक्स के बाद वो सब भी बहुत तेजी से बढ़ गए, बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई विस्तारा। लेकिन इसका जो मार्जिन था लॉसेस का वो हल्का बहुत ज़्यादा कम भी हुआ, 288% लॉसेस थे वो 3.8% में चली गई लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इस समय जो विस्तारा के जो प्रमोटर्स थे टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस, इन्होंने इतना पैसा भी दिया डाला इसके अंदर। एयरलाइन ने अपने स्टेक होल्डर्स के लिए तो वैल्यू क्रिएट कर दी। स्टेक होल्डर में आता है जो कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, कस्टमर भी उसका स्टेक होल्डर है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाई। शेयर होल्डर्स को नुकसान ही हुआ विस्तारा में, जिनके पास शेयर्स थे उनको नुकसान ही हुआ। तो इंडस्ट्री एनालिस्ट ने ऐसा बोला, उसने बोला कि भाई मेरा नाम मत सामने लाना बस। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है कि विस्तारा ने अपने कस्टमर्स के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन हुआ क्या, विस्तारा ग्रो भी बहुत अच्छे से करी लेकिन उसके लॉसेस भी बहुत तेजी से बढ़े, और जिसकी वजह से विस्तारा जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाई। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। अच्छे आर्टिकल्स हैं ना, आज के दोनों ही बहुत प्यारे आर्टिकल्स थे। लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्री एनालिस्ट ने बोला कि एयरलाइन ने हालांकि प्रॉफिट किया था पहले क्वार्टर में, सॉरी थर्ड क्वार्टर में, ये तब हुआ जब रिवेंज ट्रैवल हो रहा था। रिवेंज ट्रैवल मीन्स लोग कोविड से इतना परेशान हो चुके थे कि उनका मन कर रहा था ट्रैवल करने का, इसकी वजह से लोगों ने बहुत ट्रैवल किया, सारी एयरलाइंस ने बहुत महंगा भी कर दिया ट्रैवल, तो विस्तारा ने भी महंगा किया था, उसको भी फायदा हुआ था। एयरलाइन की बहुत बड़ी कॉस्ट इसलिए भी थी क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव थे, एयरक्राफ्ट जो उसने रेंट पे लिए हुए थे, एयरपोर्ट के साथ जो अग्रीमेंट्स थे, ऐसा बोला। बट ट्रैवलर्स क्या इतना पैसा देने के लिए तैयार थे? आप ट्रैवलर्स को इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे हो, बट क्या उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार है ट्रैवलर? लो कॉस्ट कैरियर्स तो इतने सारे, इंडिगो सस्ते में फ्लाइट देता है, विस्तारा की महंगी फ्लाइट लेने के लिए तैयार था ट्रैवलर? एक और जो इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस इंसान है उन्होंने भी एक बात क्या बोली कि एयरलाइन जो है फेयर सेट नहीं कर सकती, अपने हिसाब से कोई भी पैसा नहीं चार्ज कर सकती कस्टमर से, मार्केट करता है। लोग जो है वैल्यू परचेज करते हैं, लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि जिस चीज़ में उनको वैल्यू मिल रही है, सस्ती फ्लाइट्स हमेशा सर्च करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों के लिए क्या है, इंडियंस के लिए प्राइस है। तो अगर आपको एक मील को बेचना है तो आपको एक कस्टमर को इंसेंटिव की तरह देना पड़ेगा और उसको मतलब अपने फेवर में लाना पड़ेगा। तो ऑथर ने यही बोला कि भाई आप प्रीमियम कितना भी बना लो, आप कितनी भी एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर दो, कितना भी कस्टमर को अच्छी अच्छी चीज़ें दे दो, बट द प्रॉब्लम विद इंडियन कस्टमर इज कि वो हमेशा प्राइस को हमेशा ऊपर रखेगा। तो वहाँ पे ये एयरलाइन प्रॉब्लम में आ गई। अब ये चीज़ें फिर भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं, जो अमीर कस्टमर्स हैं वो अभी भी मांग रहे हैं कि हमको प्रीमियमाइजेशन दिया जाए, प्रीमियम चीज़ें दी जाए, थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट जनरली इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस होती है। समझ आया पैसेज सभी को? चलिए आंसर बताएंगे। रिवेंज ट्रैवल फ्रेज का क्या मतलब है? जो ट्रैवल में डिमांड बढ़ गई थी पैंडेमिक के बाद। आंसर इज ए। लास्ट, विस्तारा प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं ला पाई? क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत महंगे थे, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थे, जितना वो कमा नहीं पा रही थी उतना ज़्यादा उसका खर्चा था, इसलिए वो प्रॉफिट नहीं कमा पाई। अच्छा लगा आज का सेशन सभी को? डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन? चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स याद हुए। ओवर वंस हेड, सब कुछ ऊपर से चले जाना। यूज योर हेड, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, तुरंत की तुरंत। टर्न अ ब्लाइंड आई, इग्नोर कर देना। म्यूजिक टू वन ईयर्स, बहुत ही अच्छा लगना, कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है सुनने में। DAEC एंड B। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे मैच द कॉलम में? 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। सबकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे।
इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो जो मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे का नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कल की आज के आज सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। आज इसकी लास्ट डे है, इसमें परफेक्शन 9.0 भी हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको ये रिकॉर्डेड बैच नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करो कि जितने भी बच्चे लाइव को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और जो चाह रहे थे कि मुझे इंग्लिश कंप्लीट मिल जाए, मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैटर्न, सबकी सारी की सारी क्लासेस मिल जाए, सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाए मुझे एक बार में, जिसको मैं रोज़ रोज़ एक एक वीडियो देखता रहूँ, तो वो आज के आज इसको ले लेना। 764 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सारा बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का मिलेगा। लास्ट डे 16 नवंबर, दैट इज़ टुडे। जो बच्चे लाइव लेना चाहते हैं, पूरा लाइव प्लस रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, वो लाइव ले सकते हैं। कोड आपको निमेशा लगाना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लाइव में आपको जितनी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो तो मिलेंगी, साथ के साथ आपको रोज़ लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो, कोड निमेशा लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर दो, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट एक चीज़ को रोज़ कहती हूँ, आज फिर से कहूँगी, एडिटोरियल और परफेक्शन की आदत बना लो। ये 2 चीज़ों की आदत रेगुलरली रहेगी तो इंग्लिश का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी। बट इन दोनों को रेगुलरली आना पड़ेगा। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इन दोनों में रेगुलरली आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो बच्चों से। लेवल पे आना पड़ेगा, तभी कंपटीशन को फेस कर पाओगे। ठीक है, चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।